हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ, सजग, खुशमिजाज और बहुत ही बढ़िया होंगे। आइए परीक्षा की तैयारी के व्यू से आपके व्यस्त समय में भी कुछ ऐसे टॉपिक प्रेषित कर रहा हूं कि आपकी व्यस्तता में थोड़ा सा समय दे करके इसे देख लेंगे तो अच्छी पकड़ आपको बन जाएगी। और हिंदी के लिए व्याकरण का जो अंश है बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस महत्वपूर्ण अंश में VVI क्वेश्चन के तहत आपके लिए प्रस्तुत है समास। समास जो कि जिससे प्रश्न आने की संभावना 100% रहती है और दो नंबर के या लघुत्तरीय को प्रश्न भी कभी कभी आ जाता है। तो आइए व्याकरण के अंश में समास को हम पढ़ते हैं जो कि आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। व्याकरण परिभाषा के तौर में हम इसे बांध सकते हैं कि समास हम लोग पढ़ेंगे। समाज जो विद्यार्थियों का है कि अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य समास है एवं समास के भेद, पहचान एवं संबंधित प्रश्नों का समाधान चुटकी बजाने जैसे क्रम में ही पूरा करें। अर्थात आप जब इसके तरीके को जान जाएंगे, जब इसके रूप को जान जाएंगे तो चुटकी बजाते ही समास से संबंधी प्रश्न का सरलता के साथ हल करेंगे। कैसे? एक पद्य यानी कविता को आप स्मरण में रखेंगे जो आसान, सरल और शब्दों में भोजपुरी भाषा में प्रस्तुत है। भोजपुरी भाषा में आपके सामने ये प्रस्तुत है। कविता का रूप है, आप ध्यान देंगे, सामने प्रस्तुत है कि द्वंद्वों में और छिपा रहता, द्वंद्व में और छिपा रहता, द्विगु में संख्या पद आवत है। द्वंद्व में और छिपा रहता, द्विगु में संख्या पद आवत है। बीच में कारक चिन्ह छिपे, तत्पुरुष समास कहावत है। बीच में कारक चिन्ह छिपे, तत्पुरुष समास कहावत है। पहला पद अव्यय से अव्ययी, पहला पद अव्यय से अव्ययी, बहुब्रीहि में अन्य प्रधान रहे। पहला पद अव्यय से अव्ययी, बहुब्रीहि में अन्य प्रधान रहे। पहला पद जान विशेषण है, कर्मधारय नाम गिनावत है। अर्थात इस छोटी सी पद में आपके जो कारक के भेद हैं, 6 भेद परिचय के साथ प्रस्तुत हो जाते हैं। परिचय के साथ उनका आपसे बढ़िया से जिक्र भी हो जाता है। उनके पारिवारिक जो चिन्ह हैं, उनके जो परिवार में उनके साथ साथ रहने वाले जो चिन्ह हैं, उनके साथ उनका परिचय भी हो जाता है। तो आइए जो हम देख रहे हैं 6 समास इसमें आ जाते हैं। द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष और फिर अव्ययी भाव, बहुब्रीहि और लास्ट में कर्मधारय। तो इस तरह से 6 समास के रूप हमारे सामने हैं। अब इसका अर्थ स्पष्टीकरण हम देखेंगे कि अर्थ स्पष्टीकरण आप ट्रिकली इसे कैसे चंद मिनटों में, सेकंडों में सामने प्रश्न आते हैं उसका हल करेंगे। तो इसे हमें याद रखना है कि द्वंद्व में और छिपा रहता, अर्थात द्वंद्व जो समास होगा उसके बीच में इस तरह के हाइफन लगे रहेंगे और इसका विग्रह करेंगे तो इसमें और का सम्मिश्रण जरूर होगा। यानी समासिक पद का जब हम विग्रह करेंगे तो और उसमें बीच में आएगा। जैसे राम कृष्ण का विग्रह करेंगे तो राम और कृष्ण होगा। पाप पुण्य का विग्रह करेंगे तो पाप और पुण्य होगा। इसी तरह से आप बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं, जैसे सुख दुख, सुख और दुख, उतार चढ़ाव, उतार और चढ़ाव, ऊंच नीच, ऊंच और नीच, श्याम कृष्ण, श्याम और कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। इस तरह से अनेकों आप उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। तो हमारा व्यू क्या है
कि द्वंद्व में बीच में और छिपा रहता है, हाइफन रहता है। ये ट्रिकरी आप पहचान सकते हैं। पहली पंक्ति की विशेष व्याख्या हम कर दिए। दूसरी पंक्ति में आप देखते हैं कि द्वंद्वों में संख्या पद आवत है, अर्थात द्वंद्व जो शब्द समासिक शब्द होगा उसमें संख्या पद का वर्णन होगा। ये सबसे बड़ी पहचान है। आप संख्या पद जैसे ही देखेंगे वो उसे द्विगु समास में गिन लेंगे। जैसे त्रिवेणी, त्रिवेणी तीन वेणियों का यानी तीन नदियों का समाहार, उसको त्रिवेणी कह सकते हैं, त्रिवेणी है। इसी तरह से सप्ताह है, सप्तअह अर्थात 7 दिनों का समाहार जो होगा वह सप्ताह कहलाएगा। और इस तरह से और अनेक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत हो सकते हैं, जैसे त्रिलोक, त्रिभुवन, पंचवटी, पंचमुख इत्यादि बहुत सारे उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत हो सकते हैं। तो उन उदाहरणों में आप इस ट्रिक का जब प्रयोग करेंगे कि द्विगु में संख्या पद आवत है, अर्थात द्विगु के उदाहरण के रूप में आपके सामने जब शब्द आएगा और वह समझिए कि संख्यावाची है, तो निश्चित रूप से आपका ध्यान चला जाएगा कौन समास होगा, द्विगु समास होगा। स्पष्ट समझ गए होंगे। अब अगली लाइन में चलते हैं। अगली पंक्ति में है कि बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। दोनों का सामान्य सा अर्थ भी आपको समझ में आ रहा होगा कि बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है, अर्थात कारक चिन्ह का तात्पर्य आप समझ रहे होंगे। अगर नहीं तो थोड़ा सा कंसेप्ट ले लीजिए कि कारक के जो 8 भेद हैं, 8 भेदों में सबकी पहचान के लिए अपने अपने चिन्ह हैं, और उन चिन्हों को हम याद रखेंगे। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे अहो अजी। इस तरह से कारक के जो चिन्ह हैं उसको याद रखेंगे। अब इसका विग्रह देख लेते हैं। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास किसको कहेंगे कि बीच में कारक चिन्ह यदि छिपा रहता है तो उसे तत्पुरुष समास कहेंगे। सीधी सी बात है। उदाहरण देखिए, राजपुत्र, राजपुत्र जो समासिक पद है, विग्रह करेंगे तो आएगा राजा का पुत्र, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। राह खर्च अर्थात राह के लिए खर्च। वनवास, वन में वास, ये अधिकरण समास है, अधिकरण का चिन्ह छिपा हुआ है। और ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त कौन सा समास होगा, आपादान, बिलगाव वाली बात आती है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं उदाहरण स्पष्ट है। राजा का पुत्र, संबंध कारक यहाँ पर बीच में चिन्ह है। राह खर्च, राह के लिए खर्च। संप्रदान कारक है, संप्रदान का चिन्ह जो के लिए होता है। वनवास, वन में वास, में विभक्ति है, अधिकरण का चिन्ह है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, आपादान कारक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो सूत्र है कि बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है, अर्थात समासिक पद के विग्रह करने पर बीच में कारक का चिन्ह छिपा मिलता है, चिन्ह छिपा मिलता है, तो हम समझेंगे कि वह तत्पुरुष समास है। अब अगली पंक्ति की तरफ अग्रसर होते हैं। अगली पंक्ति है सामने आपके कि पहला पद जान, पहला पद अव्यय से अव्ययी, बहुब्रीहि में अन्य प्रधान रहे। तो इसको हम समझते हैं कि पहला पद अव्यय से अव्ययी, अर्थात इसका मतलब है, इससे अभिप्राय यह है कि जिस समासिक पद में आपको यह अनुभूत हो, आपको यह प्रतीत हो कि उस समासिक पद में आने वाला जो पूर्व पद है वह अव्यय है, तो वह समासिक पद निश्चित रूप से अव्ययी भाव होगा। अब समस्या आती है कि अव्यय क्या है, तो ये आपको पहले से याद होना चाहिए। चलिए, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा रिव्यू कर लीजिए कि अव्यय पद
वही कहलाएगा जिसमें किसी तरह का विकार उत्पन्न हो, वह विकार रहित होता है। जैसे उदाहरण देखिए, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव शब्द है निडर, यानी निडर। निडर बिना डर का, कोई उससे डर नहीं होता है। निडर प्रत्येक, प्रति एक, एकम एकम प्रति एकम, प्रत्येक शब्द अव्ययी भाव होगा। उपनिषद, उपनिषद, उप प्रत्यय है, अव्ययी भाव अव्यय है, इसलिए वह अव्ययी भाव समास होगा। इस प्रकार अव्ययी भाव के भी अनेक उदाहरण हो सकते हैं। अब आगे चलते हैं अगली पंक्ति की तरफ। बहुव्रीहि में अन्य प्रधान रहे। हमने इसका अर्थ निकाला कि पहला पद जान विशेषण है, पहला पद अव्यय से अव्ययी, बहुव्रीहि में अन्य प्रधान रहे। बहुव्रीहि में अन्य प्रधान का तात्पर्य ये है कि ऐसा समासिक पद जिसका विग्रह करने से कोई सामान्य अर्थ न हो बल्कि विशेष अर्थ की प्रधानता हो। जिस समासिक पद के विग्रह करने से विशेष अर्थ की प्रधानता होती है, यानी तीसरे पद की प्रधानता हो जाती है, तो वैसा समासिक पद बहुव्रीहि समास के अंतर्गत कहलाता है। जैसे उदाहरण में देखिए, चक्रधर। चक्रधर यानी विष्णु। चक्रधर किसको कहते हैं? विष्णु को कहते हैं। अगर समासिक विग्रह करेंगे समासिक शब्द का, तो चक्र को धारण करने वाला, चक्र का जो धारण करता है अर्थात विष्णु को कहलाते हैं। विष्णु ही चक्र धारण करते हैं, चक्रधर वही कहलाते हैं। इसी प्रकार नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव को ही नीलकंठ कहा गया है, दूसरे किसी को नहीं कहा जाता है, यानी तीसरे पद की प्रधानता हो जाती है। चंद्रशेखर। चंद्रशेखर उसी तरह से चंद्र विराजमान है जिसके शिखर पर, अर्थात शिव, चंद्रमा जिसके शिखर पर विराजमान है शिव, तो इसमें भी तीसरे पद की प्रधानता होती है। पीतांबर, पित्त अंबर धारण करने वाला, पीत है अंबर पर जिसके, पीतांबर अर्थात पीत वस्त्र धारण करने वाले को हम कृष्ण कहते हैं। यह शब्द किनके लिए है? यह शब्द कृष्ण के लिए है। अगले पंक्ति की तरफ हम चलते हैं। हम यहाँ तक पहुँच गए कि पहला पद अव्यय से अव्ययी, बहुव्रीहि में अन्य प्रधान रहे। ये हमारा यहाँ तक पॉइंट हो गया। अब अगले पद में हम देखते हैं पंक्ति में कि पहला पद जान विशेषण है। पहला पद जान विशेषण है, कर्मधारय नाम गिनावत है। अर्थात जिस समासिक पद के हमारे सामने आते ही हमें मालूम हो जाए कि उसका पहला पद विशेषण है, विशेषता बताने वाला है, तो निश्चित रूप से वह कर्मधारय समास होगा। तो आइए इस दुविधा को दूर करते हैं और उदाहरण की तरफ चलते हैं। जैसे उदाहरण है कृष्णपट। कृष्णपट यानी पट जो है सो कैसा है? कृष्ण है, श्याम है, सांवला है, यह पट की विशेषता को बतलाता है, इसलिए यहाँ पर यह कर्मधारय समास होगा। श्याम पट्टिका। श्वेत वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र, यहाँ भी वही स्थिति है। श्वेत शब्द है जो विशेषण है और दूसरा पद ये वस्त्र है। यह पहला पद जो है सो विशेषण हो जाता है, जिसके चलते यह जो है सो विग्रह करने पर सफ़ेद वस्त्र होता है और यह समास हो क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास कहलाएगा। तो इस तरह से आप इस छोटी सी पद्य के माध्यम से आपने श्रवण किया और यदि आप इसको समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो चंद मिनटों में चुटकी बजाते ही आपके सामने कोई समासिक पद आएगा तो चुटकी बजाते ही उसका समाधान आप कर लेंगे और सही उत्तर मारेंगे। 100% आप जो सही उत्तर मारेंगे, यह मेरी दावा है। अगले व्याकरण के अगले वीडियो में हम संधि परिवार से परिचय आपको कराएंगे, जो ट्रिक के साथ होगा और ट्रिक से आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और अपनी राय भी कमेंट द्वारा देना ज़रूरी समझें, साझा अवश्य करें, ताकि आपके
सुझाव के अनुसार, आपके विचार के अनुसार इसमें और कुछ हम उत्तरोत्तर वृद्धि कर सकें और अच्छे तथ्यों से आपको अवगत करा सकें, आपको रूबरू करा सकें। तो चलिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।